नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह खबर है। जन सुराज की उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट अब जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। अब तक 117 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिया गया है जन सुराज पार्टी को लेकर के। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जन सुराज पार्टी जिसे महज इस पार्टी को बने हुए 1 साल हुए, लेकिन आप देखिए प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पहली जो सूची जारी हुई थी 51 लोगों के नाम उसमें शामिल किए गए थे और दूसरी सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम। साथ ही जानकारी आपको देते, प्रशांत किशोर पहले से ही कई सीटों को लेकर जीत का दावा कर रहे हैं। यहां तक कि आपको याद होगा कि राघोपुर सीट को लेकर भी उन्होंने किस तरीके से ऐलान किया था कि अगर मैं राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने उतर जाऊं तो तेजस्वी यादव को वो सीट छोड़ करके भागना पड़ेगा। यानी वो अपने आप और अपनी पार्टी को लेकर के इतने आश्वस्त है कि बिहार की जनता इस बार निर्णायक मोड़ लाएगी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। और साथ ही साथ देखिए, इस बीच हम आपको यह भी बता रहे कि एक और जहां पहले से ही ये माना जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के पेच उलझा हुआ था, लंबा समय बीता, एनडीए ने बीते शाम ही सीटों का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी दूसरी सूची जारी कर चुकी है उम्मीदवारों की। अभी महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, इनकी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर पूरी तरीके से अपनी तैयारी के साथ में जमीनी स्तर पर लगातार जुटे हुए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का रुख कैसे मोड़ा जा सके, बाजी कैसे पलटी जा सके। और फिलहाल सबसे हैरान करने वाली बात बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यह भी देखने को मिलेगी कि क्या प्रशांत किशोर की ये नई नवेली पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किसी पुरानी पार्टी का वोट बैंक काटेगी क्या? क्योंकि इस पार्टी के एंट्री के बाद से ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही जो सुगबुगाहट देखने को मिली है, जो सरगर्मियां देखने को मिली है, बयानबाजियों से हो या फिर उनकी रैलियों में भीड़ से लेकर हो, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और जब ये फैसला होगा, जब बिहार की जनता ये तय करेगी कि आखिर किसकी किस्मत उनका साथ देती है, जनता वहां की किसका साथ देती है और उस सियासत की कुर्सी को कौन संभालेगा। लेकिन इस बीच ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे कि अब तक जन सुराज पार्टी की ओर से 117 ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। पहली सूची में 51 नाम और दूसरी सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम। तो प्रशांत किशोर बेहद मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो जहां एक और वो तमाम रैलियां करके ये इशारा दे रहे हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरेंगे, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह अभी भी प्रशांत किशोर यहां तक कि कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उनके हाथ में कई सीटें हैं। वो पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से बिहार की जनता उनका साथ देगी, कई सीटें उनके हिस्से में आएंगी। हालांकि देखना होगा, इंतजार करना होगा उसके लिए। लेकिन देखिए, जानकारी आपको दे दे कि 12वीं करने के बाद तक 3 साल ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और उसके बाद जिस तरह हमने ये भी देखा कि प्रशांत किशोर जब वो राजनीति में सक्रिय जिस उम्र में वो होना शुरू हुए और उसके बाद उन्होंने जो एनालिसिस करना शुरू किया था, रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता था, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ साथ में उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का भी ऐलान किया। और उन्होंने ये कहा था कि इस बार के बिहार से ही हम अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत एक पॉलिटिशियन के तौर पर चुनाव लड़ने के साथ में करेंगे। और फिर जन सुराज पार्टी को उन्होंने पूरी तरह तैयार किया और जगह जगह पर लोगों के बीच पहुंचे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लोगों के मुद्दों के बारे में बातचीत की और उनकी रैलियों में देखते ही देखते ये भीड़ बढ़ती चली गई, लोग जुड़ते चले गए उनके साथ में। और इसी वजह से वो बेहद आश्वस्त नजर आते हैं कि उन्होंने धरातल पर काम किया है। वो ललकारते हुए भी कई बार नजर आ चुके हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद के जो सीट खास तौर पर बताए जाते हैं कि उनके परिवार के लिए वो गढ़ माने जाते हैं, उन सीटों को लेकर भी वो दावा ठोक चुके हैं। और वो ये कह चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार पूरा सियासी खेल ही पलट जाए। और सिर्फ खेल नहीं पलटेगा, लेकिन वो वर्चस्व भी खत्म किया जाएगा जो बहुत पुराने समय से एक पूरे परिवार के पास है। अब आप ऐसे में उस स्थिति को समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार वाकई बेहद दिलचस्प हो सकता है।
तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि वही प्रशांत किशोर हैं जो कि एक वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीबी माने जाते रहे थे। उनके एक इशारों पे उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी, पॉलिटिक्स में भी जुड़े, लेकिन उसके बाद मोदी से जब छिटके तो नीतीश कुमार के भी वो सलाहकार बने। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे धीरे धीरे करके उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी बना ली और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। और तब से लेकर अब तक वो कई रैलियां कर चुके हैं, कई मुद्दे उठा चुके हैं और इन मुद्दों पर वो लगातार बातचीत भी कर चुके हैं। और प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सियासी मायनों में ही नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे जो तस्वीरें अब तक आपने बिहार की देखी है, बिहार की जनता को लेकर के हमेशा से बात की जाती रही है, इस बार वो तस्वीर और वो स्थितियां परिस्थितियां बदलती हुई देखी जाएंगी। साथ ही एक वक्त वो भी था 2020 का समय याद कीजिए, जब 2020 में पीके को जेडीयू से निकालने से पहले नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर पीके को पार्टी में शामिल किया था। तेजस्वी यादव का भी ये कहना था, पता नहीं उन्हें पैसा कहां से मिलता है, बीजेपी अपनी रणनीति के तहत में उन्हें फंडिंग कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी पर भी पीके पर आरोप लगाती रहे कि उन्हें जिन राज्यों से फंड मिल रहा है वहां कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। यानी कि प्रशांत किशोर पर अक्सर ये ठप्पा लगता रहा कि वो तो अक्सर पॉलिटिक्स में जब उतरते हैं तो किसी भी पार्टी के लिए वो टीम बी के तौर पर काम करते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण करना शुरू किया तो आज वो मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने का वो दावा भी पेश कर चुके हैं और साथ ही अब धीरे धीरे उनकी 2 सूचियां सामने आ चुकी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलकमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल, जानकारी चाहेंगे कि दूसरी सूची 66 उम्मीदवारों की, हालांकि कल तक ये चर्चाएं थी कि इसमें 100 नाम हो सकते हैं, अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्या? कुछ और पत्ते अभी प्रशांत किशोर के खुलने बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए तीसरी लिस्ट जारी होगी, उसमें 243 सीट पूरी हो जाएगी। जो हमें सूचना मिली है कि आज दूसरा लिस्ट जारी किया गया था उसमें जितने नाम शामिल किए गए हैं, टोटल 117 नाम की घोषणा कर दी गई है जन स्वराज पार्टी के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नई तरह के राजनीति शुरू करना चाहते थे प्रशांत किशोर, लेकिन अब जो है वो देख रहे हैं कि जो पुराना पैटर्न है, जो अन्य पार्टियां जो करती हैं उसी के अनुसार वो भी चलना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि इस बार उन्होंने यह कहा है कि 70 अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाएगा, उसी तरह अल्पसंख्यक को उनके हिसाब से टिकट दिया जाएगा। यानी जाति पूरी तरह से वो साध रहा है, जातीय आधारित राजनीति पर वो पूरी तरह से उतर गए हैं। तो उसमें नयापन क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, बदलने आए थे जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल बदलने के लिए आए थे, पूरी राजनीति बदलने आए थे, स्वच्छ राजनीति करने आए थे। उनके पास तो एक पर्चा रहता था कि इतने लोगों को हम जेल भेज देंगे सरकार में आने के साथ ही। ये भी इसी प्रकार से कर रहे हैं कि कोई विकास का काम नहीं हुआ, हम आएंगे तो बहुत सारे विकास के काम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उदय सिंह, उन्होंने कल बयान दिया कि इस सरकार जब आएगी तो, हालांकि प्रशांत किशोर भी खुद ही कह चुके हैं कि वो शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, यानी जो लिकर की बिक्री है बिहार में फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 28,000 करोड़ रुपए हर साल जो है बिहार सरकार के राजस्व में आता अगर शराब खुली रहती यहाँ पर तो ये सब बातें जब हो रही हैं तो अब प्रशांत किशोर किस तरह से चल रहे हैं 2024 के समय में जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस दौरान भी हमने देखा कि उन्होंने अपनी पार्टी से उम्मीदवार तो उतारे और सभी उम्मीदवार या तो तीसरे पायदान पर या तो चौथे पायदान पर रहे, कोई जीता नहीं। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा उन्हें महत्ता दिला गई वो ये थी कि उनका वोट शेयर 10% का था और इस वजह से 2025 के इन विधानसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत 10 से 13% जा सकता है और इस बार लगभग 3 से 4 सीटें उनको इस बार मिल भी सकती है। जनता का वो भरोसा उन पर नजर आएगा। और क्या ये इसी वजह से कयास लगाए जा रहे, क्या ये कहा जा सकता है कि एक तीसरे विकल्प के तौर पर पीके अब बिहार में उभर रहे? देखिए, तीसरा विकल्प तो नहीं होगा उनका। हाँ, तीसरे विकल्प के तौर पे अगर आप बोलिएगा तो यहाँ तीसरा विकल्प नहीं है। 2 ही जो लोग हैं वो लोग, एक तो एनडीए है, दूसरा महागठबंधन जो है इंडिया अलायंस है। ये दोनों ही यहाँ पर गठबंधन रहेंगे। तीसरा विकल्प बनता दिख नहीं रहा। अगर चुनाव के पहले बन जाता तब हो सकता था कि ये होता, अगर जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर पार्टी को जोड़ लेते, अगर अपने साथ AIMI को ले लेते, अपने साथ पशुपति पारस को ले लेते, तो ये एक तीसरा
मोर्चा बन सकता था, फिलहाल ऐसी नहीं है। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर जो उनको वोट प्रतिशत आया था, तो ये ट्रेंड बताता है कि जन स्वराज को 243 सीटों पर अगर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो 12 से 13% ही वोट आएंगे। और वो भी वोट वो होंगे, ना महागठबंधन का कटेगा ना एनडीए का कटेगा। वो वोट वैसे वोट होंगे जो करीब 28% जो वोट जो अन्य के खाते में गए थे, जो अदर्स के खाते में गए थे, जो ऐसे लोग जो ना एनडीए को पसंद करते हैं ना महागठबंधन को पसंद करते हैं, उन्होंने अन्य को चुना था। उसमें से कुछ लोग हो सकता है कि 7-8% लोग जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाए और उनका वोट परसेंटेज जो है 12 से 13%, मतलब 243 सीटों में 12 से 13%। और सीट जो है वो आप जो कह रही हैं संभवतः उतना भी हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर अभी की नहीं, इससे आने वाले अगले 5 साल के बाद की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वो अगर यहाँ पर डटे रहते हैं तो ये एक विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का उनका अभी रवैया है, वैसे में क्रेडिबिलिटी उनकी भी वैसे ही होती जा रही है जो अन्य नेता की। ठीक है नीलकमल। साथ ही जिस तरह अभी हम देख भी रहे हैं कि प्रशांत किशोर की इस पार्टी की ओर से 2 अब तक सूची जारी हो चुकी है उम्मीदवारों के नाम की, लेकिन महागठबंधन और एनडीए की जब हम बात करते हैं तो आखिर ये दोनों पार्टियां अभी भी इतनी पीछे नजर क्यों आ रही है? इनके उम्मीदवारों की सूची की हम कब तक कयास लगा सकते हैं कि आज, कल, परसों, कब तक इनके उम्मीदवारों की सूची सामने आ सकती है? नहीं, देखिए 4 बजे एनडीए की पीसी होनी थी। आज ही 4 बजे एनडीए की पीसी होनी थी, जिसमें एक संयुक्त 5 जो दल जो है वो लोग अपने अपने उम्मीदवारों की और कहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो उसके जो है पटाक्षेप करते प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे के समय दिया गया था। लेकिन लगता है संभवतः, क्योंकि उस समय जो समय दिया गया था वो समय सिर्फ बताया गया था, स्थान कौन सा होगा ये नहीं बताया गया था। चूंकि भाजपा का मीडिया सेल जो है एक होटल में शिफ्ट हो जाता है चुनाव के समय, तो संभवतः यह माना जा रहा था कि वही होगा जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है कि फिलहाल हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए, लेकिन होगा आज ही। कुछ डिले हो जाए, 4 बजे के बजाय 6 बजे हो, 7 बजे हो, लेकिन आज ही ये मामला निपटा देना है पूरा। अभी से जैसे मैंने बताया था कि सुबह में करीब 12 बजे के आसपास जो सम्राट चौधरी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल, वो संजय झा के जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके पटना स्थित आवास पर मिलने के लिए पहुंचे थे। और ये भी एक मतलब कि सूत्र से जानकारी मिली है कि कुछ सीटों की अदला बदली पर चर्चा हुई है। तो वो सीट जब अदला बदली जेडीयू और बीजेपी के बीच में हो जाएगी, इसके बाद जो है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कौन कितने कहां से लड़ रहा है, कितने सीटों पे है, कौन उम्मीदवार है, उसका वो घोषणा कर देंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर जनशक्ति जनता पार्टी की पहली लिस्ट आज जारी होगी। तेज प्रताप करेंगे